एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि आज तारीख 16 मई सन 2167 है। आज ही के दिन डीमन क्लान ने ह्यूमैनिटी की आखिरी बची हुई टेरिटरी को भी कॉन्कर कर लिया था। इस समय ह्यूमन वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह हो चुका था और इतना कहते ही हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो टूटे हुए दीवार में घायल पड़ा होता है। हमें बताया जाता है कि इस व्यक्ति का नाम सी चेन है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि इसकी क्लास ट्रिपल एस सोर्ड असैसिन है और यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। इसके बाद सीचन बताता है कि आज से 7 साल पहले कई डीमन किंग्स अचानक हमारे वर्ल्ड में आ गए थे और इस समय उसके सामने जो डीमन खड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग ग्लूटन है। अगर इस डीमन किंग की बात करें तो इसी ने डीमन क्लैन को लीड किया था और ह्यूमैनिटी को पूरी तरह क्रश कर दिया था। इसकी पावर हर तरफ फैल चुकी थी। सीचन के इतना कहते ही डीमन किंग ग्लटन उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक कोल्ड क्रूअल्टी होती है और वह हैवी वॉइस में कहता है कि क्या सच में तुम्हारे जैसा इंसान ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद बनने के लायक है। अगर तुम्हारी पूरी स्पीसीज की बात करें तो तुम लोग सिर्फ एक इनसिग्निफिकेंट ट्रेस से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम लोगों की जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस था और अब मैं उसे पूरा करने वाला हूँ। इतना कहकर डीमन किंग धीरे धीरे अपना अटैक प्रिपेयर करने लगता है। उसके आसपास की एनर्जी डिस्टॉर्ट होने लगती है और वह आगे कहता है कि तुम लोग सिर्फ मेरा फूड बनने के लायक हो, इसलिए मेरे भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद तुम भी मेरी पावर का हिस्सा बन जाओगे हमेशा के लिए। इतना कहते ही डीमन किंग ग्लटन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और सीचन की पावर को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि जैसे ही अब्सॉर्प्शन शुरू होता है सीचन की बॉडी अनकंट्रोलेबली कांपने लगती है। उसकी वेन्स उभर जाती है और उसे अनबेरेबल पेन महसूस होने लगता है, जैसे उसकी एग्जिस्टेंस को धीरे धीरे खींचकर खत्म किया जा रहा हो। इस दौरान सीचन अपने माइंड में फ्लैशबैक्स देखने लगता है। वह सोचता है कि मेरी लिटिल सिस्टर, मेरे कॉमरेड्स और मेरे मास्टर जिनकी मैं हमेशा चिंता करता था और जिनसे मैं डीपली प्यार करता था, उन सभी को इन मॉन्स्टर्स ने ब्रूटली मार दिया। उनकी स्क्रीम्स, उनका फियर और उनका हेल्पलेसनेस उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगता है। इतना सोचते ही अचानक सी चेन की बॉडी से इंटेंस थंडर एनर्जी बस्ट होने लगती है। आसपास की ग्राउंड क्रैक होने लगती है, हवा में इलेक्ट्रिसिटी चमकने लगती है। वह पेन के बावजूद चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहते ही सीचन अपनी ट्रिपल क्लास की अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम टर्मिनस आर्स है। जैसे ही वह इस स्किल को अनलीश करता है उसकी बॉडी से ब्लाइंडिंग लाइट निकलने लगती है जो पूरे बैटलफील्ड को इल्यूमिनेट कर देती है। ये पावर इतनी इंटेंस होती है कि खुद डीमन किंग भी शॉक्ड हो जाता है। अब डीमन किंग ग्लटन अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाता और सरप्राइज में कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। उसकी वॉइस में पहली बार फियर की हल्की झलक दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीचन की बॉडी धीरे धीरे क्रैक होने लगती है, जैसे वह खुद अपनी ही पावर के प्रेशर को सहन नहीं कर पा रहा हो। उसकी स्किन टूटने लगती है, लाइट उसके अंदर से बाहर फूटने लगती है और उसका एग्जिस्टेंस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। सीचन अपने माइंड में अंतिम बार सोचता है कि मेरी लिटिल सिस्टर, मेरे मास्टर और मॉम एंड डैड, मैं आप सबसे जल्द मिलने वाला हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन अब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ। वह आगे रिग्रेट के साथ सोचता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, काश मैं थोड़ा और पावरफुल होता तो इस पूरी सिचुएशन को बदल सकता था, शायद इस दुनिया को बचा सकता था, शायद उन सभी को बचा सकता था जिन्हें मैं खो चुका हूँ। और सीचन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि डीमन किंग ग्लटन की बॉडी भी धीरे धीरे क्रैक होने लगती है, जैसे उसकी एग्जिस्टेंस खुद अंदर से कोलैप्स हो रही हो। उसकी स्किन टूटने लगती है, डार्क एनर्जी अनकंट्रोलेबली बाहर निकलने लगती है और पूरा बैटलफील्ड उसकी चीखों से गूंज उठता है। डीमन किंग दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसा एक मामूली कीड़ा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी यह बात सुनते ही सीचन अपने मन में गहराई से सोचता है कि काश मैं उस समय पर पहुंच पाता जब डीमन किंग्स ने पहली बार इस दुनिया में आना शुरू किया था, या काश मैं उस मोमेंट में वापस जा पाता जब पहला डीमन किंग इस दुनिया में आया था, तो शायद मैं बहुत कुछ बदल सकता था। शायद मैं इतने लोगों को मरने से रोक सकता था, शायद मैं अपने मास्टर, अपने कॉमरेड्स और अपनी लिटिल सिस्टर को बचा सकता था। इतना सोचते सोचते सीचन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, लेकिन तभी जैसे ही सीचन अपनी आंखें खोलता है वह पूरी तरह स्टंट रह जाता है। उसकी ब्रीदिंग एक पल के लिए रुक जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह अब बैटलफील्ड में नहीं है बल्कि एक नॉर्मल कमरे में लेटा हुआ है। खुद को इस तरह एक कमरे में देखकर वह और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वह तुरंत उठकर बैठ जाता है और अपनी बॉडी को ध्यान से देखने लगता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सब सच है। उसके मन में कंफ्यूजन भर जाता है और वह सोचता है कि यह क्या हो रहा है। मैं तो डीमन किंग के साथ लड़ते हुए मर गया था, फिर मैं यहाँ कैसे जिंदा हूँ। इसके बाद सीचेन धीरे धीरे इधर उधर देखने लगता है। कमरे की हर चीज नॉर्मल होती है, साफ सुथरी, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के।
वह और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि मैं आखिर कहाँ हूँ। इतना सोचकर वह उठता है और खिड़की की तरफ चलता है। जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखता है, उसकी आंखें और भी ज्यादा फैल जाती हैं, क्योंकि बाहर का दृश्य बिल्कुल अलग होता है। सड़कों पर बहुत सारे लोग नॉर्मल तरीके से घूम रहे होते हैं, जैसे दुनिया में कभी कुछ हुआ ही नहीं। इतने लोगों को देखकर सीजन का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और वह सोचता है कि हमारा वर्ल्ड तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। हर तरफ सिर्फ डेथ और केओस था। तो फिर इतने सारे लोग अचानक कहां से आ गए? इस कंफ्यूजन के साथ वह धीरे धीरे आईने के सामने जाता है और खुद को देखने लगता है। आईने में खुद को देखते हुए उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलता है। वह कुछ देर तक खुद को घूरता रहता है और फिर मन ही मन सोचता है कि मुझे इस बात को समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार मैंने यह एक्सेप्ट कर लिया कि मैं समहाउ 10 साल पीछे आ चुका हूँ। सिचन के इतना सोचते ही अचानक उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है, जो उसे बताता है कि ग्लूटनी की पावर का फ्यूजन कंप्लीट हो चुका है। यह देखकर सीजन कुछ सेकंड्स के लिए उस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखता रहता है। फिर वह धीरे से सोचता है कि मैं नहीं जानता कि मैं 10 साल पीछे क्यों आया हूँ, लेकिन अब मैं 16 मई 2157 में हूँ। अगर डीमन किंग्स की बात करें तो उनके इस दुनिया में आने में अभी भी 3 साल बाकी हैं। 3 साल बाद ही डीमन किंग्स हमारी दुनिया में इन्वेड करेंगे। मुझे आज भी वह एग्जैक्ट डेट याद है जब पहला डीमन किंग इस दुनिया में आया था। वह साल 2160 था। वही पहला डीमन किंग था जिसने हेलगेट को पृथ्वी पर खोला था और उसी मोमेंट से सब कुछ बदल गया था। उसके बाद एक एक करके बाकी सभी डीमन किंग्स भी इस दुनिया में आने लगे, लेकिन उन सभी के आने की शुरुआत उसी पहले डीमन किंग से हुई थी। उसके बाद हमारी दुनिया में मैसेकर शुरू हो गया। हर तरफ इंसान डीमंस के हाथों मरने लगे। सिटीज कोलैप्स हो गईं, सिविलाइजेशंस खत्म हो गईं और सर्वाइवल ही सबसे बड़ी स्ट्रगल बन गई। और इन सब का कारण सिर्फ वही एक डीमन किंग था जिसने हेलगेट खोला था। मैंने जो कुछ भी खोया वह सब उसी डीमन किंग की वजह से खोया। मेरे लव्ड वंस, मेरी मेमोरीज, मेरा पूरा वर्ल्ड, सब कुछ उसी एक एग्जिस्टेंस की वजह से खत्म हो गया। इसलिए क्योंकि फेट ने मुझे एक बार फिर चांस दिया है और मुझे टाइम में पीछे भेज दिया है। अब मुझे उस बास्टर्ड को हर हाल में हराना होगा। मैं हेलगेट को दोबारा खुलने नहीं दूंगा। मुझे हर हाल में उसे रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना बनना पड़े। लेकिन अभी भी यहाँ पर सीचन के मन में एक बात साफ नहीं होती। वह अपने सामने दिख रहे उस इंटरफेस को ध्यान से देखते हुए सोचता है कि आखिर यह ग्लटनी पावर क्या रिप्रेजेंट करती है। इतना सोचते ही अचानक उसके सामने एक डिटेल्ड पैनल ओपन हो जाता है। ये पैनल किसी एडवांस्ड सिस्टम जैसा दिखाई देता है। उसमें उसका लेवल क्लियरली एक शो हो रहा होता है और उसके साथ कई अलग अलग सेक्शंस भी मौजूद होते हैं। वह ध्यान से देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, स्पिरिट और बाकी सभी एट्रीब्यूट्स एग्जैक्टली 100% है। ये देखकर सिचन के दिमाग में तुरंत एक कंपैरिजन आता है और वह अपने मन में सोचता है कि यह तो बिल्कुल किसी गेम के स्टेटस विंडो जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सिस्टम उसकी करंट एट्रीब्यूट वैल्यूज को रियल टाइम में डिस्प्ले कर रहा हो। वह इस चीज को और गहराई से एनालाइज करता है और याद करता है कि अपनी पिछली लाइफ में उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वहां पर सिस्टम या इंटरफेस जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। पिछली लाइफ में लोग अपनी पावर को अवेकन करते थे और उसी के आधार पर लड़ते थे, लेकिन अवेकनिंग प्रोसेस खुद में ही बेहद कठिन और रेयर था। अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो उनके वर्ल्ड में लगभग 10,000 लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति अवेकन हो पाता था। इसका मतलब था कि अवेकन होना अपने आप में एक मिरेकल के बराबर था। अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करें जहां सिचन इस समय मौजूद है, तो यहाँ सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाता था जिनमें अवेकनिंग का पोटेंशियल पाया जाता था। इसी वजह से इस इंस्टीट्यूशन का नाम नेशनल अवेकनिंग यूनिवर्सिटी रखा गया था। लेकिन सिचन के लिए यह चीज एक बिटर ट्रूथ की तरह थी। वह अपने मन में सोचता है कि यह मेरी बैड लक थी कि अपनी पिछली लाइफ में कॉलेज के दौरान मैं अपनी पावर अवेकन नहीं कर पाया था। इस वजह से अपने पूरे यूनिवर्सिटी पीरियड के दौरान वह सबसे नीचे रहा। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी और कोई भी उसे आसानी से टारगेट बनाकर हरा सकता था। वह याद करता है कि लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे और कई बार बिना किसी रीजन के भी उसे पीटा जाता था। शायद यही कारण है कि इस समय वह हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। वह लॉजिकली कनेक्ट करता है कि हो सकता है किसी ने उसे फिर से बुरी तरह पीटा हो और इसी वजह से वह यहाँ पहुंचा हो। सिचन के इतना सोचते ही अचानक उसके सामने एक और इंटरफेस अपीयर होता है। ये पिछले पैनल से अलग होता है और इसका डिजाइन ज्यादा स्पेसिफिक और क्लास ओरिएंटेड लगता है। इस बार जो इंटरफेस सामने आता है वह किसी कार्ड प्रोफाइल जैसा दिखाई देता है, जिसमें एक क्लियर टाइटल लिखा होता है, स्वॉर्ड असैसिन। वह ध्यान से स्टैट्स को ऑब्जर्व करता है। उसमें स्टेमिना 2 स्टार, स्ट्रेंथ 3 स्टार, स्पीड 1 स्टार, लक 1 स्टार
और बाकी सभी एट्रीब्यूट्स भी काफी लो लेवल पर दिख रहे होते हैं। इस इंटरफेस को देखते ही सीचेन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वह हैरान होकर सोचता है कि क्या यह सोर्ड असैसिन है। ये तो वही क्लास है जिसे मैंने अपनी पिछली लाइफ में अवेकन किया था। ये रियलाइजेशन उसके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन दोनों पैदा कर देता है। इसके बाद वह अपनी बॉडी के अंदर ध्यान से महसूस करता है और उसे साफ तौर पर एक फेमिलियर एनर्जी का एहसास होता है। वह अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी पिछली लाइफ की पावर को इस टाइमलाइन में इनहेरिट कर लिया हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह होगा कि इस बार उसने अवेकनिंग प्रोसेस को टाइम से पहले ही कंप्लीट कर लिया है। ये थॉट उसके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता था। वह बिना समय बर्बाद किए डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसे अपनी करंट पावर को चेक करना चाहिए। वह सोचता है कि अगर यह सच है तो उसे तुरंत समझना होगा कि वह अब भी किस लेवल पर खड़ा है। इतना सोचते ही सिचन अपनी सोर्ड असैसिन क्लास को एक्टिवेट या स्विच करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह यह करने वाला होता है उसी समय अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही एक लड़का तेजी से अंदर आता है जिसकी एनर्जी काफी लाइवली होती है। उसका नाम मालोंग होता है। मालोंग सीधे दौड़ते हुए सिचन के पास आता है और बिना किसी हेजिटेशन के एक्साइटेड टोन में कहता है कि ब्रो, तुम उठ गए, अब कैसा फील कर रहे हो। यह सुनकर सिचन तुरंत खुद को नॉर्मल दिखाते हुए जवाब देता है कि अब मैं ठीक हूँ। इतना कहने के बाद वह हल्के से अपनी नजर उस इंटरफेस की तरफ डालता है और मन ही मन कंफर्म करता है कि जैसा उसने सोचा था यह सिस्टम सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कोई और इस पैनल को देख या समझ नहीं सकता। सिचन के इतना सोचते ही मालोंग अचानक बहुत ही फनी और ओवर ड्रामेटिक तरीके से उसकी पूरी बॉडी चेक करने लगता है। वह उसके कंधे, हाथ और सिर को अलग अलग एंगल से इंस्पेक्ट करता है। उसे ध्यान से देखते हुए वह हैरानी से कहता है कि तुम्हारी इंजरी तो पूरी तरह गायब हो गई है। वह आगे कहता है कि कल तो तुम बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन अब तुम्हारी रिकवरी अनबिलीवेबल स्पीड से हो गई है। फिर वह मजाकिया अंदाज में जोड़ता है कि तुम्हारी रिकवरी तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट है, जबकि मैं एक अवेकनर हूँ। ये कहते हुए वह सीचेन को एक प्लेफुल लुक देता है। इसे देखकर सीचेन अपने मन में सोचता है कि यह मेरा कॉलेज रूममेट है जिसका नाम मालोंग है। अगर उसकी अवेकनिंग की बात करें तो उसने कॉलेज के दौरान ही अपनी पावर अवेकन कर ली थी, लेकिन उसकी अवेकन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की नहीं थी। वह एवरेज कैटेगरी में आता था और उसकी ओवरऑल कैपेबिलिटी लिमिटेड थी। इतनी कमजोर कि असली बैटलफील्ड में उसका कोई खास वैल्यू नहीं बनता था और यही वजह थी कि उसकी पिछली लाइफ में जब डीमंस ने उनके वर्ल्ड पर हमला किया था तब मालोंग डीमन इन्वेजन के सिर्फ तीसरे दिन ही मारा गया था। लेकिन अब जब वही मालोंग उसके सामने पूरी तरह जिंदा, सांस लेता हुआ और बिल्कुल नॉर्मल हालत में खड़ा था तो यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। यह एक साफ संकेत था कि वह सच में टाइम में पीछे आ चुका है। सीचेन के अंदर यह सब चल ही रहा होता है कि तभी मालोंग अचानक उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। वह बिना रुके कहता है कि चलो, अब तुम ठीक हो चुके हो और तुम्हें याद है ना कि कल रैंक टेस्ट होने वाला है, इसलिए तुम्हें तुरंत अपनी प्रिपरेशंस शुरू कर देनी चाहिए। चलते चलते वह कैजुअली यह भी जोड़ देता है कि वह जानता है कि सिचन ने अभी तक अपनी पावर अवेकन नहीं की है, लेकिन फिर भी वह ग्रेजुएशन इवैल्यूएशन का हिस्सा है, इसलिए उसे इस मौके को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सीन धीरे धीरे शिफ्ट होता है और व्यू कॉलेज फील्ड पर आता है जहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह नॉर्मल और लाइवली होता है। चारों तरफ स्टूडेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज में लगे होते हैं। कोई गेम्स खेल रहा होता है, कोई ग्रुप बनाकर बैठा हुआ कैजुअल बातें कर रहा होता है और कुछ लोग बस खाली समय को एंजॉय कर रहे होते हैं। सिचन जब वहां पहुंचता है तो वह कुछ पल के लिए रुककर चारों तरफ लोगों को ध्यान से देखता है और धीरे से कहता है कि सच कहूं तो काफी लंबे समय बाद उसने इतने सारे जिंदा लोगों को एक साथ देखा है। उसकी यह बात सुनकर मालोंग थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत कहता है कि ब्रदर, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सिचन उसकी बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका ध्यान अब पूरी तरह अपने थॉट्स पर होता है। वह मन ही मन सोचता है कि वह एक बार सब कुछ खो चुका है और अगर इस बार उसने सही तैयारी नहीं की तो हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी। इसी वजह से वह तय करता है कि वह अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा और जितनी जल्दी हो सके अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगा ताकि वह जल्दी लेवल अप कर सके। वह अपने पिछले एक्सपीरियंस को याद करता है और समझता है कि पिछली लाइफ में अवेकनेस के पास लेवल बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वह था डीमन लेयर में जाकर डीमन मॉन्स्टर्स को खत्म करना। लेकिन वहां जाना आसान नहीं था क्योंकि पावरफुल गिल्ड्स ने उन जगहों पर कंट्रोल कर रखा था और आउटसाइडर्स को एंट्री नहीं मिलती थी। ये सोचते हुए सिचन अपने पैनल को देखता है और अपने करंट एट्रीब्यूट्स को ऑब्जर्व करता है। वह समझता है कि यह उसकी प्रेजेंट स्टैट्स है, लेकिन अभी भी वह अपनी रियल पावर को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। वह जानना चाहता है कि उसकी करंट स्ट्रेंथ बाकी अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स के मुकाबले कहाँ खड़ी है।
वह रैंकिंग सिस्टम को याद करता है जिसमें ई रैंक से लेकर एस रैंक तक कैटेगरीज होती हैं और यह भी समझता है कि ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स ई रैंक पर ही रहते हैं जबकि कुछ ही डी रैंक तक पहुंच पाते हैं। लेकिन उसकी सिचुएशन अलग है क्योंकि उसके पास पिछली लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है। इसी सोच के साथ वह यह जानना चाहता है कि अगर वह अभी अवेकनिंग टेस्ट दे तो उसका रैंक क्या होगा। और इतना सोचते ही सी चेन हल्का सा मजेदार एक्सप्रेशन बनाता है और माँ लॉन्ग की ओर देखकर मन ही मन सोचता है कि वह इतना तो निश्चित रूप से कह सकता है कि वह उससे अधिक पावरफुल साबित होगा। लेकिन जैसे ही यह थॉट उसके दिमाग में आता है उसी मोमेंट अचानक एक बॉल आकर सीधे माँ लॉन्ग के चेहरे पर लगती है और इम्पैक्ट होते ही वह बैलेंस खोकर जमीन पर गिर जाता है। तभी सामने स्टेयर्स पर बैठे 4 लड़के दिखाई देते हैं। उनमें से एक लड़का हंसते हुए नीचे देखता है और कहता है कि 1 मिनट, ये तो सी चेन और माँ लॉन्ग है ना। फिर वह सार्कास्टिक टोन में जोड़ता है कि सच में उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि वे लोग इतनी जल्दी पिछली बार से रिकवर कर गए और ऐसा लगता है कि उनकी रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। उसे देखते ही माँ लॉन्ग घबरा जाता है और डरते हुए कहता है कि सच में उनकी किस्मत बहुत खराब है, आखिर वे फिर से इस व्यक्ति से क्यों टकरा गए। माँ लॉन्ग की यह बात सुनते ही वे लड़का अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि चाहे वे इन दोनों को कितना भी मार लें, ये लोग उनकी मार सही लेते हैं। इतना कहने के बाद वह लड़का फिर से सी चेन की ओर देखता है और कमांड देने वाले अंदाज में कहता है कि वे लोग जानते ही हैं कि वे काफी देर से वहां बॉल खेल रहे थे, इसलिए अब वे थक गए हैं और इसीलिए सी चेन और माँ लॉन्ग जाकर उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आए। ये सुनते ही माँ लॉन्ग घबरा कर तुरंत कहता है कि क्षमा कीजिए। वह अभी जाकर उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है और वह जल्दी से वहां से जाने ही वाला होता है। तभी सी चेन उसे रोक देता है और शांत लेकिन फर्म आवाज में कहता है कि उसने कोई गलती नहीं की है तो वह बेवजह उनसे माफी क्यों मांग रहा है। ये कहते ही सी चेन के मन में पिछली जिंदगी की मेमोरीज तेजी से उभरने लगती है और सीन अचानक बदल जाता है। वह देखता है कि उसका सिर जबरदस्ती पानी में डुबोया जा रहा है और उसे पकड़ने वाले वही 4 लड़के होते हैं। वह स्ट्रगल कर रहा होता है लेकिन खुद को छोड़ा नहीं पाता। यह देखकर माँ लॉन्ग घबराकर उनसे कहता है कि कृपया उसे छोड़ दो, लेकिन उसकी बात पर वे हंसते हुए जवाब देते हैं कि वह क्यों चाहता है कि उसे छोड़ा जाए, क्योंकि वे तो उसकी मदद ही कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सब जानते हैं कि उसने अभी तक अपनी पावर अवेकन नहीं की है, तो इसलिए हमें इसे थोड़ा सा एनकरेज करना चाहिए ताकि यह अपनी पावर को अवेकन कर सके। इतना कहते ही हम देखते हैं कि वे 4 लड़के पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद कुछ समय बीतने पर हम देखते हैं कि उन्होंने सी चेन को एक और फेंक दिया होता है और वहां से जाते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत जल्दी अनकॉन्शियस हो गया, इसमें आज बिल्कुल भी एंजॉयमेंट नहीं आया, चलो यहाँ से चलते हैं। उनके इतना कहते ही माँ लॉन्ग दौड़ते हुए सी चेन के पास आता है और उसके पास पहुंचकर घबराते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। माँ लॉन्ग के इतना कहते ही सी चेन को होश आ जाता है और वह होश में आते हुए कहता है कि आखिर ये लोग हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ते। सी चेन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि वह लड़का जो जा रहा होता है अचानक रुक जाता है और मुड़कर सी चेन से कहता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा, लगता है तुम्हें थोड़ी और पनिशमेंट की आवश्यकता है, तो चलो तुम्हें थोड़ी और पनिशमेंट देते हैं। इतना कहते ही सी चेन कहता है कि केवल डीमन ही डीमन लेयर में नहीं होते बल्कि कुछ डीमन ह्यूमंस के बीच भी होते हैं। शी चेन की इन बातों को याद करते ही हमारा व्यू प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहां उसकी बात सुनकर वह लड़का गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मालूम भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है शी चेन तुम ये क्या कर रहे हो। मालूम के इतना कहते ही हम देखते हैं कि वह लड़का अपने साथियों के साथ शिचे की तरफ बढ़ने लगता है। हमें बताया जाता है कि यह एक ई रैंक अवेकनर है। उसे देखकर सिचेन अपने मन में सोचता है कि इसका नाम गोंग चांग है, जो हमेशा कमजोर लोगों को बुल्ली करता है, क्योंकि इसका बड़ा भाई कॉलेज का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। असल में इसके पास खुद की कोई खास एबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ अपने बड़े भाई के दम पर उछलता है। उसे देखकर आसपास खड़े छात्र विस्पर करने लगते हैं, सामान्य बीटिंग सीन की उम्मीद करते हुए। वे पूरी तरह से मान चुके हैं कि गोंगचांग स्कूल के 2 सबसे यूजलेस बॉयज को कुचल देगा। ये पूरी तरह वन साइडेड फाइट लगता है। एक लो लेवल अवेकेंड पर्सन का सामना एक वीक और एक ऐसे लड़के से है जिसने अभी तक अवेकनिंग भी प्राप्त नहीं की है। दर्शक पहले से ही अपने मन में रिजल्ट देख चुके हैं। गोंगचेंग सूचन के ऊपर खड़ा हो जाता है, उसकी शैडो जमीन पर फैलती हुई। उनके फिजिकल बिल्ड में अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन सुचेन जरा भी नहीं हिलता। गोंगचेनक सिर पीछे झुकाकर एरोगेंटली सुचेन को घूरता है। वह पूछता है कि उसने अभी क्या कहा था और उसे चैलेंज देता है कि वह उसे उसके चेहरे पर दोहराए। सुचेन उसकी आंखों में सीधे देखता है, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस और बिना किसी प्रभाव के।
वह बस इतना कहता है कि उन्हें फिर कभी परेशान न करे। बस इतना सुनना ही गोंगछंग के एंगर को भड़काने के लिए काफी है। वह अपने विशाल वुड कवर्ड फिस्ट को सूचन के सिर की ओर घुमाता है, यह ठानकर कि वह इस अनवेकेंड वीकलिंग को उसकी औकात दिखा देगा। एक जोरदार इम्पैक्ट साउंड पूरे कोर्टयार्ड में गूंज उठती है, लेकिन मुक्का अपने टारगेट से नहीं टकराता। सूचन ने सीधे उस विशाल वुड कवर्ड पंच पर प्रहार किया, उसे वहीं रोक दिया। इस टकराव ने गुंडे के शरीर में पेन शॉकवेव दौड़ा दी, जिससे वह पीछे की ओर स्टैगर करते हुए हट गया। भीड़ स्टन साइलेंस में चली जाती है, उनकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि एक अनवेकेंड नॉर्मल बॉय ने गोंगचांग के सीधे वार को रोक दिया। सूचन अपनी जगह पर फर्मली खड़ा रहता है, इस पूरे एक्सचेंज से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं दिखता। वह देखता है कि गुंडा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसका दिमाग पहले से ही अगली चाल की कैलकुलेशन कर रहा है। गोंगछंग का चेहरा रेज से विकृत हो जाता है। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उसे पीछे धकेल दिया गया। वह समझ नहीं पा रहा कि एक अनवेकेंड वीक पर्सन आखिर कैसे उसके जैसे एक रैंक्ड फाइटर को चुनौती दे सकता है। सुचेन अपना हाथ उठाता है और हवा में एक जॉब स्विचिंग नोटिफिकेशन प्रकट होती है। वह तय करता है कि इस नॉइजी पर्सन पर अपने नए सिस्टम को परखने का यही सही समय है। इंटरफेस चमकता है, जॉब स्विच पूरा हो जाता है। जैसे ही सूचन के स्टैट्स अपडेट होते हैं, वह अब लेवल 1 इलेक्ट्रिक असैसिन बन चुका है और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स उसकी त्वचा पर नृत्य करने लगती है। मालूम पूरी तरह से स्टंट रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वह अपने दोस्त को बदलते हुए देखता है। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जो कथित तौर पर पावरलेस था। सूचन चमकती पीली इलेक्ट्रिक ऑरा से घिरा खड़ा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे वह पहले एक एसएसएस रैंक डेडली असैसिन हुआ करता था। उसके चारों ओर की हवा डेडली एनर्जी से गूंज रही है। गोंगचेन पीछे हटने से इनकार करता है और अपने इंडेस्ट्रक्टेबल डीमन आर्मर को सक्रिय करता है। उसकी लकड़ी की आर्म्स कांटों से भर जाती है और एक अधिक मजबूत तथा डिफेंसिव हेवी फॉर्म में मोटी हो जाती है। वह फिर से आगे बढ़ता है, अपने तथाकथित डेडली स्ट्राइक को फेंकते हुए। उस कवच से ढके विशाल पंच का आकार सूचन को बौना बना देता है जब वह अंतिम वार के लिए उसकी ओर बढ़ता है। सूचन जरा भी नहीं घबराता, बल्कि तेज गति से उस हमले की ओर झुकता है। वह उस पंच के बीच से ऐसे निकल जाता है जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड वॉरियर जिसने इससे भी भयानक हमले देखे हों। बिजली की एक कड़क के साथ सुचेन का पंच सीधे गोंगचेन के जॉ पर जा लगता है। उस प्रहार की पावर एक ही पल में उस गुंडे की डिफेंस को चकनाचूर कर देती है। गोंगछेन हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरता है। उसके मुंह से ब्लड स्ट्रीम निकलती है और प्रहार की ताकत उसे दूर तक ले जाती है। वह जमीन पर जोर से गिरता है, एक रबर डॉल की तरह लुढ़कता हुआ। दर्शक पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाते हैं, उनके चेहरे डिसबिलीफ से जमे हुए हैं। उन्होंने अभी अभी स्कूल के नोटरियस बुली को एक ही चाल में परास्त होते देखा है। मालूम केवल शॉक्ड होकर देखता रह जाता है। उसका मन तेजी से समझने की कोशिश कर रहा है कि अभी क्या हुआ। उसका दोस्त अब सिर्फ अलग नहीं है, वह पूरी तरह एक अलग ही मॉन्स्टर बन चुका है। सूचन आंगन के बीचों बीच शांत खड़ा है। उसकी शैडो बिजली के धीमे होते रेसिजुअल स्पार्क्स से चमक रही है। पूरा परिसर अचानक हुए इस इंसिडेंट से कैओस में है जो उनकी आंखों के सामने घटित हुआ है। गोंगचेन जमीन पर क्रॉल करता है, अपने टूटे हुए चेहरे को पकड़ते हुए और गालियां बकता हुआ। वह दावा करने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक स्नेक अटैक था, यह मानने से इनकार करते हुए कि वह पूरी तरह डिफीटेड हो चुका है। बेहद फ्रस्ट्रेटेड और ह्यूमिलिएटेड, गोंगचेंग अपने साथियों पर चिल्लाता है कि वे यूं खड़े न रहें और उसकी मदद करें। वह चाहता है कि सुचेन मर जाए, क्योंकि उसने उसे सबके सामने पैथिक बना दिया है। उसके लोगों में से एक हेंचमैन कांपते हुए जॉ के साथ खड़ा देखता रह जाता है। उसका शरीर जैसे पैरालाइज्ड हो गया हो और वह एक मसल तक हिला नहीं पाता। सूचन से निकलने वाला जबरदस्त प्रेशर ही इतना है कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। सूचन एक डार्क गॉड की तरह खड़ा है, उसकी आंखें तीव्र गोल्डन लाइट से चमक रही हैं। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी भी फूल को जो उसे चैलेंज देने की हिम्मत करे चीर कर रख देगा। गोंगचांग अपने डर को नजरअंदाज करता है और फिर से झपटता है, चिल्लाते हुए कि वह सूचन को मार डालेगा। वह अपनी बची हुई पूरी ताकत को एक आखिरी डेस्परेट अटैक में झोंक देता है। सूचन एक बार फिर उस विशाल आर्मर्ड आर्म को आसानी से पकड़ लेता है। उसकी उंगलियों से निकलती इलेक्ट्रिसिटी उस लकड़ी जैसे आर्मर को ऐसे चाटने लगती है जैसे वह कुछ भी नहीं हो। अचानक शक्ति के एक तेज सर्च के साथ सूचन उस आर्मर्ड फोर आर्म को कुचल देता है। टूटती हुई लकड़ी और हड्डियों की क्रैकिंग साउंड हवा में गूंज उठती है। गोंगचेन की दर्द भरी स्क्रीन
पूरे परिसर में फैल जाती है। सुचेन ठंडी चमकती आंखों से उसे घूरता है और साफ शब्दों में कहता है कि वह बस बहुत वीक है। एक पूर्व एसएसएस रैंक के लिए यह आदमी कोई चैलेंज ही नहीं है। वह बिजली से भरा एक अंतिम पंच मारता है जो गोंग चांग के सीने पर एक्सप्लोजन की तरह लगता है। इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स वेव का प्रभाव पूरी तरह डिस्ट्रक्टिव है। गोंगचंग पीछे की ओर उछल जाता है। उसका शरीर स्मोक छोड़ता हुआ दूर जा गिरता है, जैसे उसे हमेशा के लिए उड़ा दिया गया हो। सुचेन उसे गिरते हुए देखता है। यह लड़ाई वास्तव में शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। गोंग वहीं स्पेक्टेटर स्टैंड्स में धंसा हुआ रह जाता है। उसका शरीर उस टक्कर से बने क्रेटर में लगभग बिखर चुका है। वह टूटी हुई कंक्रीट के सहारे ढह जाता है। उसके चेहरे से ब्लड बह रहा है, जबकि वह खांसते हुए ब्रीदिंग के लिए जूझ रहा है। सुचेन मैदान के बीचों बीच खड़ा है। पूरी तरह बोर्ड दिखाई देता है, जबकि बाकी छात्र दूरी से यह सब देख रहे हैं। मालूम पास ही घुटनों के बल बैठा रह जाता है, इस अचानक पावर डिस्प्ले से स्टन्ड। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा कि उसने अभी क्या देखा। उसकी आंखें फैली हुई हैं और चेहरे से स्वेट बह रहा है। सुचेन अपने हाथों की उंगलियों पर लगे ब्लड को देखता है। उसका चेहरा आइस कोल्ड है। मालूम खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाता कि उसका दोस्त आखिर कब इतना भयानक मॉन्स्टर बन गया। सुचेन अपने सिस्टम विंडो को देखता है। अपने लेवल और सभी स्टैट्स के हर क्षेत्र में 100 होने पर सिर हिलाता है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी पुरानी एबिलिटीज इस नई जिंदगी में कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है। चमकती पीली इलेक्ट्रिसिटी फिर से सुचेन के चारों ओर नाचने लगती है। जब वह अपने इलेक्ट्रिक असैसिन फॉर्म को परखता है, उसे एहसास होता है कि वह जब चाहे इस पावर का उपयोग कर सकता है। केवल लेवल 1 पर होने के बावजूद उसकी मूल फिजिकल एबिलिटीज गोंग जैसे लो रैंक वाले को संभालने के लिए पर्याप्त है। ये साफ है कि उसकी वर्तमान रैंक ई से कहीं ऊपर है। हालांकि सिस्टम अभी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसे सुचेन अभी तक समझ नहीं पाया है। वह अपनी आंखें सिकोड़ता है, उस इश्यू पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसकी स्टेटस विंडो में दिखाई नहीं देती। वह फिर से पिटे हुए गोंगचांग की ओर देखता है। यह सोचकर उलझन में पड़ जाता है कि जीत के बाद भी उसके स्टैट्स में कोई बदलाव क्यों नहीं आया। उसकी हथेली में इलेक्ट्रिसिटी चमकती है जब वह इस प्रोग्रेस की कमी के बारे में सोचता है। इस टाइमलाइन में उसकी शक्ति प्राप्त करने का तरीका कुछ अलग है। मलोंग और बाकी लोग पूरी तरह पैनिक हो जाते हैं, चिल्लाते हुए सुचेन से कहते हैं कि वह रुक जाए, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं। सुचेन उनकी बात नहीं सुनता। वह डरे हुए गोंग चेन को थ्रोट से पकड़ लेता है, जबकि उसकी आर्म पर इलेक्ट्रिक फ्लेम्स दौड़ती है। उसकी आंखें घातक येलो ग्लो से चमकती हैं और वह सोचता है कि क्या एक्सपीरियंस गेन करने का तरीका उसके अतीत जैसा ही है। वह अपना पंच उठाता है। हवा हाई वोल्टेज एनर्जी से गूंजने लगती है, जैसे वह एक और ब्रूटल स्ट्राइक करने ही वाला हो। तभी एक महिला तेज ब्लेजर और काली स्कर्ट में आगे बढ़ती है। उसकी हील्स की आवाज पत्थर पर गूंजती है जब वह उसे पुकारती है। लिंग यू, स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट, एक हल्की लेकिन दृढ़ स्माइल के साथ आगे आती है। वह सुचेन से कहती है कि गोंगचंग अब काफी भुगत चुका है और अब रुकने का समय आ गया है। वह पास झुककर विंक करती है और प्रॉमिस करती है कि ऐसी बीटिंग के बाद वह बुली अब किसी को परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर सुचेन अपने घायल टारगेट को छोड़ देता है और मन ही मन सोचता है कि स्टूडेंट काउंसिल आखिर गोंगचांग जैसे आदमी के लिए इतनी जल्दी इंटरवीन क्यों कर रहा है। जब वह माँ लॉन्ग के साथ वहां से चलता है, सुचेन जानता है कि केवल डर दिखाना ऐसे लोगों के लिए काफी नहीं है जो अपनी औकात नहीं जानते। अगर उन्हें पूरी तरह ब्रेक न किया जाए तो वे बार बार वापस आते रहेंगे। गोंगचांग के हेंचमैन एक कोने में दुबके हुए खड़े हैं, डर से फ्रोजन। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह सुचेन की आंखों में देख सके। वे आपस में धीरे धीरे विस्पर करते हैं कि उसका चेहरा कितना टेरिफाइंग लग रहा था। मलोंग उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी चलता है, अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि स्कूल का सबसे बड़ा वीकेस्ट बॉय अचानक सबसे खतरनाक स्टूडेंट कैसे बन गया। लिंगयू वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी बैंगनी आइस सुचेन की पीठ पर टिकी रहती है और हल्की सरप्राइज के साथ कहती है कि क्या यह सच में वही लड़का है जिसे सबसे वीक और पुअर समझा जाता था। उसे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इसके बाद सीन रात के समय पर बदल जाता है। हॉस्टल रूम में मालोंग अपने रूममेट से एक्साइटेड टोन में कह रहा होता है कि तुम लोग मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। सुचेन ने सच में अपनी पावर को अवेकन कर लिया है। उसने वर्ल्ड असिस्ट प्रोफेशन भी हासिल कर लिया है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज उसने गोंगचंग को सबके सामने बुरी तरह डिफीट कर दिया। उस समय सुचेन इतना डेंजरस लग रहा था कि कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह सुनकर वहां बैठा एक लड़का जिसका नाम कीजिंग है और जिसकी रैंक ई है, ध्यान से उसकी बात सुन रहा होता है। तभी जिंगजो मालूम की बात सुनकर थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन यह बताओ कि अभी सुचेन है कहाँ। इसके बाद जिंगजो अचानक एंग्री हो जाता है और माँ लॉन्ग पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर वह इतना ही पावरफुल है तो यहाँ से चला क्यों गया।
मान लिया कि उसने अपनी पावर को अवेकन कर लिया है, लेकिन फिर भी उसे बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। तभी एक और लड़का जिसका नाम शिंग यू है और जिसकी रैंक भी ई है, बीच में बोल पड़ता है कि लगता है मा लॉन्ग के दिमाग पर कोई इफेक्ट पड़ गया है, इसलिए उसे ऐसी उल्टी सीधी बातें दिखाई दे रही हैं। फिर जिंगजो ठंडे टोन में कहता है कि क्या तुम जानते हो कि हम चारों एक ही कमरे में क्यों रहते हैं? क्योंकि इस साल की रैंकिंग में हम चारों सबसे नीचे थे। यही रियलिटी है और इसे बदला नहीं जा सकता। इसके बाद जिंगजो अपनी पावर का डिस्प्ले करते हुए कहता है कि भले ही हम चारों सबसे नीचे हैं, लेकिन हम चारों में सबसे ऊपर मैं हूँ। एक इंसान अपनी जिंदगी में केवल एक ही क्लास को अवेकन कर सकता है। तुम दोनों के पास सपोर्ट टाइप क्लास है, जबकि मेरे पास कम्बैट टाइप क्लास है, इसलिए मैं तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। यह सुनकर मा लॉन्ग उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। तभी जिंगजो एरोगेंस से भरकर कहता है कि सू चेन तो बिल्कुल यूजलेस है। वह कभी वर्ल्ड असिस्ट प्रोफेशन को अवेकन नहीं कर सकता और उसे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा बढ़ रही है। शायद उसे जल्द ही किसी अच्छे क्लब में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन उसी समय शांग यू सबको याद दिलाता है कि अंतिम रैंक एग्जाम कल है और तभी उनकी असली वैल्यू सामने आएगी। दूसरी ओर एक विशाल पोर्टल प्रचंड पीली आग के साथ चल रहा है, जो ई रैंक ट्रेनिंग डीमन बेस के प्रवेश द्वार पर स्थित है। एक आदमी सफेद लैब कोट में उस चमकते गेट से बाहर निकलता है। उसकी प्रेजेंस गार्ड्स के बीच रिस्पेक्ट पैदा करती है। गोंगटिंग, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, ट्रेनिंग एरिया से बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक सीरियस और शांत एक्सप्रेशन है। लिंकयू उसके पीछे पीछे चलती है। उसकी नजरें चारों ओर का इंस्पेक्शन कर रही हैं। गोंगटिंग आदेश देता है कि आज का ट्रेनिंग सेशन समाप्त किया जाए। उसकी आवाज शांत लेकिन ऑथोरिटेटिव है और बाकी छात्र झुककर उसका रिस्पेक्ट करते हैं। वह रुकता है और अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखता है। उसे महसूस होता है कि कोई शैडो में उसका इंतजार कर रहा है। वह गोंगछंग को दीवार के सहारे खड़ा पाता है। उसके सिर और आर्म्स भारी बैंडेजेस से ढकी हुई है। वह अपने बड़े भाई का इंतजार कर रहा है। गोंगछंग का चेहरा बैंडेजेस और मेडिकल टेप से भरा हुआ है। वह इस ह्यूमिलिएशन को सहन नहीं कर पाता और एंगर में डिमांड करता है कि गोंगटिंग उस आदमी से निपटे जिसने उसके साथ ऐसा किया। गोंगटिंग पूरी तरह काम और कंपोज्ड बना रहता है। उसकी आइज किसी दूर पॉइंट पर टिकी होती है, जबकि उसका छोटा भाई लगातार यह कंप्लेन करता रहता है कि उसे सबके सामने कैसे ह्यूमिलिएटेड किया गया। लंबी साइलेंस के बाद गोंगटिंग की पीली आइज हल्की नैरो होती है और वह ठंडे टोन में संक्षिप्त रिप्लाई देता है कि वह इस मामले को खुद हैंडल करेगा। एक तेज धार वाला स्टेक नाइफ आसानी से एक मोटे अधब के मीट के टुकड़े को काटता है। उसका जूस सफेद पोर्सलन प्लेट में फैल जाता है। गोंगटिंग और लिंगयू एक लंबे कैंडल लिट डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, उस कमरे में जो पुरानी वेल्थ और लग्जरी की झलक देता है। लिंगयू कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए कैजुअल टोन में पूछती है कि वह अपने भाई को हराने वाले नए लड़के से निपटने के लिए क्या प्लान बना रहा है। गोंगटिंग तुरंत जवाब नहीं देता। उसकी गेज एक और घूम जाती है, जैसे वह सोच रहा हो कि क्या यह सू चेन सच में उतना ही पावरफुल है जितना रिपोर्ट में बताया गया है। लिंगयू एक सजी हुई लाल कुर्सी पर ग्रेसफुली बैठी है। वह सिर हिलाते हुए कहती है कि गोंगटिंग पहले ही अपने क्लब के लिए स्कूल के हर हाई रैंक स्टूडेंट की इंस्पेक्शन कर चुका है। वह बताती है कि पूरे स्टूडेंट ग्रुप में 10 से भी कम डी रैंक होने के कारण उसने लगभग सभी टॉप टैलेंट्स पर अपना कंट्रोल जमा लिया है। वह थोड़ा आगे झुकती है। उसकी बैंगनी आइज कैंडल लाइट में चमक उठती है और वह कहती है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को उन हाई लेवल डीमन लेयर्स तक पहुंच ही नहीं मिलती जो गोंगटिंग को प्राप्त है। उसके अनुसार जो स्टूडेंट्स सबसे निचले लेवल पर हैं, उनके पास आगे बढ़ने का कोई वास्तविक पाथ नहीं है और वे हमेशा अपने साधारण लेवल में फंसे रहते हैं, जबकि हाई क्लास के लोग लगातार और अधिक पावरफुल बनते जा रहे हैं। उसी समय उस आलीशान डाइनिंग हॉल से दूर सू चेन स्कूल के रनिंग ट्रैक पर मौजूद है। उसकी शैडो भारी रात की रेन में एक अकेली फिगर की तरह आगे बढ़ रही है। वह खुद को अपनी लिमिट्स तक धकेल रहा है। 100 किलोग्राम वजन उठाकर मूसलाधार बारिश के बीच 20 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर रहा है। उसका ध्यान अवेकनिंग साइंस पर केंद्रित है। वह जानता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ ही वह आधार है जिस पर अत्यधिक क्लास पावर्स निर्मित होती हैं। वह मानता है कि पर्याप्त मजबूत बॉडी के बिना कोई भी अपनी पूरी पोटेंशियल को सही मायनों में प्राप्त नहीं कर सकता। रेन वाटर सू चेन के चेहरे पर बह रहा है, लेकिन उसके चेहरे की ठंडी और तीव्र फोकस में कोई बदलाव नहीं आता। वह जानता है कि उसका वर्तमान ट्रेनिंग लेवल अभी भी उस फ्यूचर के भयावह थ्रेट्स का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके थॉट्स वर्ष 2160 की ओर चले जाते हैं, एक ऐसा समय जो पूरी तरह डिस्पेयर से भरा हुआ था, जब डीमन किंग, जिसे रात के नाम से जाना जाता है, डीमन लेयर से निकलकर दुनिया को डिस्ट्रॉय करने आया था। उसकी मेमोरीज में आकाश एक भयावह रेड कलर का दिखाई देता है, जिसमें डीमन किंग के विशाल और मरोड़ खाते हुए टेंटिकल्स फैले हुए हैं, जो मानवता के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत कर रहे हैं।
सबसे दर्दनाक मेमोरी उसकी बहन सियान की है, जो एक धूसर बारिश से भीगे स्काई के नीचे उसकी बाहों में लाइफलेस पड़ी हुई थी। स्क्रीन पर उभरता हुआ टेक्स्ट एक कठोर रियलिटी की याद दिलाता है कि उसकी किलिंग स्वयं डीमन किंग के हाथों हुई थी। राइट की शैडो लाशों के ढेर के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। उसके पीछे हेल गेट जबरन खोल दिया गया है, जिससे अन्य डीमन किंग्स भी मानव वर्ल्ड में प्रवेश कर सके। प्रेजेंट में वापस आते ही सूचन की आइस अंधेरी रिवेंज से भरी ग्लो से जलने लगती है। उसने अपने नए जीवन के इस पहले फेज के लिए एकमात्र और पूर्ण गोल तय कर लिया है। उसकी मेमोरी के अंधकार में एक डिमोनिक स्टार मार्क आई उसे घूरती है, जो उस मॉन्स्टर का सिंबल है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल स्पष्ट है, उसे राइट को मारना ही होगा। वह अपने पास बचे टाइम की कैलकुलेशन करता है, ये जानते हुए कि डीमन किंग के डिसेंट में केवल 3 ईयर शेष हैं। उसे उस मॉन्स्टर से भी तेज गति से पावरफुल बनना होगा यदि वह हिस्ट्री को बदलना चाहता है। अचानक एक फोन वाइब्रेशन से उसकी कंसंट्रेशन टूट जाती है। वह नीचे देखता है और स्क्रीन पर एक ऐसा नाम दिखाई देता है जो वहां नहीं होना चाहिए था। कॉलर आईडी पर सियान की मुस्कुराती हुई फोटो दिखाई देती है। उसके बाल 2 ब्रेड्स में बंधे हैं और उस पर चमकता हुआ मैसेज लिखा है, इनकमिंग कॉल। सुचेन अपने कान में ईयरपीस लगाता है। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा होता है जब वह उस बहन का कॉल उठाता है जिसे वह हमेशा के लिए खो चुका समझता था। सीन की वॉइस एनर्जी से भरी और तेज है। वह तुरंत कंप्लेन करने लगती है कि उसने आज उसे कितनी बार कॉल किया है। सूचन ट्रैक के बीचों बीच स्थिर खड़ा रहता है। उसकी वॉइस को ऐसे सुनता है जैसे यह कोई मिरेकल हो। वह एक्साइटेड होकर उसे बताती है कि उसने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया है, यह उम्मीद करते हुए कि प्राइस मनी जीतकर वे आखिरकार अपने रेंट प्रॉब्लम को हल कर पाएंगे। सुचेन अपनी आइज बंद कर लेता है और उसके भीतर की वॉइस यह प्रकट करती है कि अपने पिछले लाइफ में उसने कितनी बार गॉड से प्रे किया था कि उसे एक और मौका मिले ताकि वह उसे बचा सके। सीन उसकी साइलेंस को महसूस करती है और पूछती है कि क्या उसके वहां रेन हो रही है। उसकी प्लेफुल वॉइस उस तूफानी रात की कठोर रियलिटी से बिल्कुल विपरीत है। सूचन के लिप्स पर एक हल्की दुख भरी स्माइल उभरती है। जैसे ही टीयर्स उसके गालों पर रेन वाटर में घुलने लगते हैं, वह किसी तरह कह पाता है कि कुछ नहीं है। अपनी वॉइस को स्टेबल रखने की कोशिश करते हुए वह मन ही मन स्वीकार करता है कि उसे बस एक बार फिर उसकी वॉइस सुनने की जरूरत थी। उसकी साधारण ब्रीदिंग साउंड ही उसके अब तक के सारे स्ट्रगल्स को सार्थक बना देती है। सियान उसकी साइलेंस को महसूस करती है और पूछती है कि क्या उसके वहां रेन हो रही है। उसकी प्लेफुल वॉइस उस तूफानी रात की कठोर रियलिटी से बिल्कुल विपरीत है। वह प्रॉमिस करती है कि जैसे ही उसकी कंपटीशन खत्म होगी, वह उससे मिलने आएगी और उसे अपनी अच्छी खबर का इंतजार करने को कहती है। जैसे ही कॉल समाप्त होता है, सुचेन बारिश भरे स्काई की ओर देखता है और अंततः यह स्वीकार कर लेता है कि उसका लाइफ सच में फिर से शुरू हो चुका है। वह मुड़ता है और नए डिटर्मिनेशन के साथ फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। खुद से चिल्लाते हुए कहता है कि अभी 3 लैप्स और बाकी हैं। उसके हार्ट में रिजॉल्व पूर्ण रूप से अडिग है। वह किसी भी कीमत पर सबसे अधिक पावरफुल बनेगा ताकि वह अपनी उस बहन की प्रोटेक्शन कर सके जो उसे फिर से मिली है। उसके अतीत में लौटे हुए अब 8 आवर्स बीत चुके हैं और सूचेन आखिरकार शांत और अंधेरे हॉस्टल में वापस पहुंचता है, जहां उसके रूममेट्स गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वह गर्म पानी के शॉवर के नीचे खड़ा होता है। स्टीम से छोटा सा बाथरूम भर जाता है, जबकि वह अपने युवा और कम अनुभवी बॉडी के एहसास का अभ्यस्त होने की कोशिश करता है। नहाने के बाद वह खुद को एक गहरे रंग के रॉब में लपेटता है और अपनी पावर की राह में आने वाली सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल के बारे में सोचने लगता है। वह अपने बेड के किनारे बैठता है, यह अच्छी तरह जानते हुए कि इस इरा में लेवल अप करना शक्तिशाली गिल्ड्स के कंट्रोल में है, जिन्होंने डीमन लेयर्स पर मोनोपोली कर रखा है। तकिए पर लेटते हुए वह सीलिंग की ओर देखता है और सोचता है कि उसके जैसा एक लो लेवल स्टूडेंट उन मॉन्स्टर्स के पास कैसे पहुंच पाएगा जिन्हें उसे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हंट करना होगा। जैसे ही वह हल्की स्लीप में डूबता है, उसके थॉट्स उस एकमात्र एबिलिटी की ओर चले जाते हैं जो इस दुनिया के सभी रूल्स को पार कर सकती है। वह पावर है ग्लटनी की शक्ति। स्क्रीन धीरे धीरे अंधकार में फेड हो जाती है और उसके मन के वॉइड में एक डिजिटल इंटरफेस प्रकट होने लगता है। लाल लेटर्स में वर्ड्स उभरते हैं, सिस्टम इनिशियलाइजिंग। एक लोडिंग बार धीरे धीरे भरता है, यह संकेत देता हुआ कि उसकी सोल का एक छिपा हुआ हिस्सा एक्टिवेट हो रहा है जो अब तक इनएक्टिव था।
लोडिंग कंप्लीट हो जाती है और सूचन की कॉन्शियसनेस एक जीवंत लाल डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश कर जाती है। उसका बॉडी डेटा फ्रेगमेंट्स के समुद्र में गिरता हुआ प्रतीत होता है। ग्लूटनी सिस्टम इंटरफेस स्क्रीन पर चमकता है, मोटे सफेद लेटर्स में यह दर्शाता हुआ कि यह रहस्यमयी पावर सफलतापूर्वक एक्टिवेटेड हो चुकी है। बैकग्राउंड में सूचन एक छोटे गिरते हुए फिगर की तरह दिखाई देता है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड के चमकते गुलाबी स्पेस के बीच नीचे की ओर जा रहा है। जैसे जैसे वह वॉइड में तेजी से आगे बढ़ता है, सूचन के चेहरे पर गहरा शॉक छा जाता है। उसका बॉडी अज्ञात ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को कस कर तैयार कर लेता है। उसके गिरने की गति से पैदा हुई विंड प्रेशर उसके पास से तेज आवाज के साथ गुजरती है और वह डिजिटल स्पेस धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म लेने लगता है। वह जमीन पर एक इम्पैक्ट लैंडिंग के साथ घुटनों के बल उतरता है और उसके पैरों के चारों ओर गहरी डार्क एनर्जी तरल आग की तरह उछलती है। इस टकराव से एक शक्तिशाली शॉकवेव पैदा होता है जो इस अजीब डायमेंशन की जमीन पर फैली गाढ़ी लाल मिस्ट को हिला देता है। एक विशाल कांटों से ढका पिलर खून जैसे लाल लिक्विड सी से ऊपर उठता है। उसकी नुकीली चोटी ऊपर घूमते हुए बैंगनी क्लाउड्स में कहीं खो जाती है। सूचन उसके बेस पर खड़ा है, एक छोटा सा काला फिगर जो इस विशाल और डरावने लैंडस्केप के बीच पूरी तरह अकेला है। सूचन चारों ओर डिसबिलीफ से देखता है। उसकी ब्राउज सिकुड़ी हुई है क्योंकि वह समझने की कोशिश कर रहा है कि वह अपने बेड से इस हेल लाइक प्लेस तक कैसे पहुंच गया। वह अपने गहरे रोब में खड़ा है। उसकी लाल आईज इस अनजाने होराइजन पर किसी जीवन या बाहर निकलने के एस्केप रूट की तलाश कर रही है। सीन फिर से हॉस्टल रियलिटी में लौटता है जहां उसके रूममेट्स जागते हैं और पाते हैं कि सूचन का बेड एक बार फिर खाली है। मालोंग अपने ग्लासेस को ठीक करता है और थोड़ी हेजिटेशन के साथ दूसरों से कहता है कि शायद सूचन फिर से अपनी कठोर रनिंग सेशन के लिए बाहर चला गया होगा। सूचन खुद को एक गहरे काले वॉइड के बीच जागता हुआ पाता है। एक पल पहले वह अपने हॉस्टल में गहरी स्लीप में था और अगले ही पल वह खुद को अंतहीन डार्कनेस में गिरता हुआ पाता है। एक पल पहले वह अपने बेड पर था और अब वह एक डरावने नाइटमेयर लाइक प्लेस में खड़ा है। वह टावर उसके ऊपर मंडरा रहा है जिसकी सतह पर विकृत डेमोनिक कार्विंग्स बनी हुई है। वह सोचता है कि वह आखिर किस तरह की जगह पर आ पहुंचा है। अचानक लाल लहरों के नीचे कुछ मूवमेंट होती है। दो फीके कंकाल जैसे क्रीचर्स पानी से बाहर रेंगते हुए निकलते हैं। उनकी नजरें सीधे उसी पर टिकी होती हैं। सिस्टम उन्हें डेथ हाउंड्स के रूप में पहचानता है। वे केवल ई रैंक के हैं लेकिन इतने हंग्री लगते हैं कि कुछ ही सेकंड में किसी इंसान को चीर सकते हैं। एक स्क्रीन उसके सामने प्रकट होती है। सिस्टम उसकी क्लास बदल रहा है। पीली इलेक्ट्रिसिटी उसकी हथेलियों के चारों ओर चमकने और लिपटने लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। सूचन अब लेवल 1 लाइटनिंग असैसिन बन चुका है और वह यह देखने के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करता कि ये क्रीचर्स आगे क्या करने वाले हैं। वे मॉन्स्टर्स चारों दिशाओं से उस पर झपटते हैं। वे तेज हैं लेकिन उसके बॉडी में दौड़ती इलेक्ट्रिसिटी उसे उनसे भी तेज बना देती है। सूचन एक लाइटनिंग स्ट्रीक में बदल जाता है। वह हवा को चीरते हुए निकलता है, पीछे केवल पीली फ्लैश ट्रेल और एक मृत हाउंड छोड़ते हुए। उसका पंच एक हाउंड की स्कल से टकराता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। एक नोटिफिकेशन सामने आती है जो पुष्टि करती है कि वह इन किल से लूट भी प्राप्त कर रहा है। वह लगातार आगे बढ़ता रहता है, अटैक्स और इलेक्ट्रिक शॉक्स का एक स्टॉर्म बनकर। अपने निम्न लेवल के बावजूद ये मॉन्स्टर्स उसके क्लोथ्स को भी छू नहीं पाते। एक और स्ट्राइक के साथ आखिरी हाउंड भी गिर जाता है। सूचन के लिए इस तरह के ई रैंक वीक एनिमीज से निपटना किसी बच्चे का खेल है। वह अपने हाथों से टपकते ब्लड को देखता है। उसकी स्मेल, उसका सेंसेशन, ये सब इतना रियलिस्टिक है कि यह किसी ड्रीम जैसा बिल्कुल नहीं लगता। उसी समय एक सुनहरी लाइट उसे घेर लेती है और उसका लेवल अप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि यह जगह केवल रियल ही नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए एक ट्रेजर से कम नहीं है। उसके सभी स्टैट्स में 5-5 अंकों की वृद्धि हो जाती है। उसके बॉडी में पावर के लौटने का एहसास अत्यंत एडिक्टिव है। उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल फैल जाती है। उसने मानो एक सीक्रेट डंजन खोज ली है जिसे वह अकेले ही बार बार क्लियर कर सकता है। अचानक जमीन कांपने लगती है और उसके ऊपर एक विशाल शैडो छा जाती है। यह एक ई रैंक बॉस मॉन्स्टर है, डेथ फॉरेस्ट किंग। वह मॉन्स्टर एक भयंकर रोअर करता है जिससे एनर्जी ब्लास्ट उसकी ओर बढ़ता है। सुचेन जरा भी नहीं घबराता। वह तैयार है यह देखने के लिए कि वह खुद को कितनी दूर तक ले जा सकता है। वह उस हमले से बचते हुए बिजली जैसी तेज गति से कई काउंटर अटैक्स करता है। हर स्ट्राइक उस मॉन्स्टर की पावर को कम करता जाता है और एक्सपीरियंस पॉइंट्स लगातार बढ़ते जाते हैं। अंततः वह मॉन्स्टर गिर जाता है और एक और सुनहरी लाइट उसके लेवल 3 तक पहुंचने का संकेत देती है। वह हिस्ट्री में किसी भी व्यक्ति से अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। विक्ट्री स्क्रीन उसके सामने उभरती है जिसमें उसकी नई प्राप्त आइटम्स दिखाई देती हैं। उसे टीथ,
क्रिस्टल्स और बहुत सारा प्रोग्रेस रिवॉर्ड मिला है। वह फिर से अपनी स्टेटस विंडो को देखता है। कुछ ही मिनटों में लेवल 3। इस गति से तो वह बहुत जल्द ही एक भयानक पावर बन जाएगा। वह उस विशाल मॉन्स्टर के मृत बॉडी के ऊपर खड़ा होता है। तभी अचानक उस बॉडी के ऊपर एक चमकता हुआ लाल प्रॉम्प्ट उभरता है, जिस पर लिखा होता है डिवावर अवेलेबल। सूचन उस प्रॉम्प्ट को ध्यान से देखता है। उसकी आईज सिकुड़ जाती हैं। उसने पहले कभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं देखा था। वह सोचता है कि क्या यह उसकी अवेकेंट सिस्टम का कोई विशेष भाग है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक अजीब सी एनर्जी उसमें इकट्ठा होकर चमकने लगती है। उसकी आईज एक भयावह रेड ग्लो से जगमगा उठती हैं। वह ग्लटनी पावर की उस लेजेंड को याद करता है। अचानक उसकी हथेली से गहरी अंधेरी एनर्जी वॉर्टेक्स का एक उग्र भंवर निकलता है। वह मॉन्स्टर के मृत बॉडी से चिपक जाता है और उसे भीतर से फाड़ने लगता है। पूरा मॉन्स्टर उस वॉर्टेक्स में खिंच जाता है और सिमटकर उसकी मुट्ठी में एक छोटे से लाइट ऑर्ब में बदल जाता है। प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और उसके सामने एक नीला होलोग्राम कार्ड प्रकट होता है। यह डेथ फॉरेस्ट किंग का कंप्रेस्ड फॉर्म है, जिसे अब उपयोग किया जा सकता है। सुचन को एहसास होता है कि वह वास्तव में अपने दुश्मनों की पावर्स को अपने क्लास में बदल सकता है। उसकी आईज चौड़ी हो जाती हैं जब वह उस कार्ड डिटेल्स को पढ़ता है। ये पावर किसी सामान्य इंसान के लिए इमेजिनेशन से भी परे है। उसके मन में डीमन किंग लानू की इमेज चमकती है। ये पावर बिल्कुल वैसी ही महसूस होती है जैसी वह पावर जिसने उसके पिछले लाइफ में पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वह अपनी एनर्जी की तुलना डीमन किंग्स की मेमोरी से करता है। ये पूरी तरह से समान है। उसे ट्रूथ का एहसास हो जाता है। उसने डीमन किंग की सर्वोच्च पावर को अपने लिए छीन लिया है। इस दुनिया में हर हंटर केवल एक ही क्लास के साथ जन्म लेता है, जिसे वह कभी बदल नहीं सकता। यह नेचर का अटल रूल है। लेकिन अब सूचन एक ही समय में दो अलग अलग क्लासेस को अपने भीतर धारण किए हुए है। उसने पहले ही इस रूल को तोड़ दिया है। वह होराइजन की ओर देखता है, जहां अनगिनत अन्य मॉन्स्टर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे यह समझ आ जाता है कि यदि वह उन्हें भी डिवॉर कर सकता है तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है। ये सोचकर उसकी नजरों में एक कोल्ड डिटर्मिनेशन भर जाती है। वह केवल एक हीरो बनकर नहीं रहेगा, वह एग्जिस्टेंस में मौजूद हर एक क्लास को अपने कंट्रोल में करेगा। वह आसमान की ओर देखता है, ये सोचते हुए कि आखिर उसे ही इस भयावह बर्डन को उठाने के लिए क्यों चुना गया। वह फिर उस विशाल डिमोनिक टावर की ओर मुड़ता है। वह वहां एक मौन चैलेंज की तरह खड़ा है, मानो उसके भीतर कदम रखने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही सुचेन आगे बढ़ता है, अचानक उस पर एक भारी और दम घोंट देने वाला प्रेशर आ गिरता है, क्योंकि एक विशाल फिगर उसके ऊपर छा जाती है। उस फिगर से निकलती कच्ची पावर के भार के नीचे वह मुश्किल से खड़ा रह पाता है। वह पसीने से भीगा हुआ ऊपर देखता है और समझ जाता है कि वह इस लेवल के सामने कहीं भी नहीं टिकता। वह सोचता है कि इस जगह में आखिर ऐसी घातक पावर और किलिंग इंटेंट कहां से आ रही है। बैंगनी आग की लपटों के बीच से फटे हुए रोप्स में एक विशाल फिगर प्रकट होती है। वह उससे कहती है कि वह बहुत लंबे समय से उसके आने का इंतजार कर रही थी। सिस्टम उस एंटिटी की पहचान करता है, परगेटरी मॉन्स्टर। उसका नाम ही बिगड़ा हुआ दिखाई देता है, जैसे डेटा करेक्शन ग्लिच, जो उसकी असली भयावह नेचर का संकेत देती है। अचानक एक भीषण कलिजन होता है और एक शक्तिशाली शॉकवेव पूरे वातावरण को चीर देता है। सूचन के दिमाग में गवर्नमेंट रैंकिंग सिस्टम कौंधती है। ये क्रीचर एक वर्ल्ड लेवल थ्रेट है। मॉन्स्टर के तेज गति वाले अटैक से सूचन पीछे की ओर उछल जाता है। वह मुश्किल से अपने हाथ को जमीन पर टिकाकर खुद को संभाल पाता है, जबकि ब्लड जमीन पर बिखर जाता है। वह अपने दांत भींचता है। उसके फिस्ट के चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी चमकने लगती है। अपने पिछले लाइफ में वह मुश्किल से एस रैंक तक पहुंचा था और इस समय वह मुश्किल से डी रैंक के लेवल पर है। परगटोरी मॉन्स्टर शांत भाव से उस लाल सी में खड़ा है। उसके दोनों ओर बैंगनी चमकती सोर्ड्स हैं। उनके बीच का अंतर सचमुच एक अथाह गैप जैसा है। उसके स्टैट्स सूचन से कई गुना अधिक हैं। सूचन अपनी इलेक्ट्रिक डैगर्स को कसकर पकड़ता है और इस भयावह इन्वायरमेंट को चारों ओर देखता है। उसने पहले कभी नहीं सुना कि इस तरह की जगह में कोई एस रैंक बॉस मॉन्स्टर मौजूद हो। वह अपने मुंह से ब्लड पहुंचता है और उस हुडेड मॉन्स्टर की ओर देखता है। सबसे भयावह बात उसकी पावर नहीं है, बल्कि यह है कि वह क्रीचर उसका नाम जानता है। कुछ ही सेकंडों में वे दोनों दर्जनों अटैक्स का आदान प्रदान कर चुके हैं। सूचन को यह महसूस होता है कि इस मॉन्स्टर के पास उसे खत्म करने के कई मौके थे। मॉन्स्टर अपनी विशाल सोर्ड घुमाता है और सूचन को फिर से दूर फेंक देता है। यह एक सीधा स्ट्राइक होता है जो उसकी ब्रीदिंग रोक देता है। वह लाल पानी से खुद को उठाने की कोशिश करता है, हवा के लिए कैसे करता हुआ। उसके हर अटैक ने उसके महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को जानबूझकर छोड़ दिया है, जैसे वह केवल उसकी विल पावर को तोड़ना चाहता हो। परगेटोरी मॉन्स्टर उसे नीचे देखकर अपनी
चमकती नीली आई से ठंडी, उपहास भरी नजर डालता है। वह पूछता है कि क्या वह अब भी इनविटेबल डिफीट के खिलाफ संघर्ष करना चाहता है। सुचेन उसे घूरता है। उसकी शर्ट फटी हुई है और उसका बॉडी चोटों से भरा हुआ है। अब वह समझ चुका है कि यह क्रीचर उसे सिर्फ मारना नहीं चाहता, बल्कि उसे झुकाना चाहता है। वह मॉन्स्टर उसे एक ऑप्शन देता है कि वह उसके साथ रहकर इस डिमोनिक टावर की रखवाली करे। वह इसे एक दुर्लभ अपॉर्चुनिटी बताता है, मानो कैप्टिविटी होना कोई सम्मान की बात हो। सूचन एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता। किसी भी कीमत पर वह अपनी पूरी जिंदगी इस हेल में सड़ते हुए नहीं बिताएगा। वह सीधा खड़ा हो जाता है। उनके बीच बैंगनी एनर्जी लाइन की एक सीधी रेखा चमकने लगती है। मॉन्स्टर के उस पर्पल अटैक से सूचन के शोल्डर पर एक गहरा कट लग जाता है, जिसके कारण उसके शोल्डर से ब्लड निकलने लगता है। मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड उठाता है। उसकी बैंगनी ग्लो और भी तीव्र हो जाती है। वह उसे वार्निंग देता है कि वह केवल इसलिए जीवित है क्योंकि वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ मौजूद रह सकता है। लालसे के भीतर से विशाल स्केलेटन रिमेन्स उठने लगते हैं और उनके चारों ओर बैंगनी स्पिरिचुअल एनर्जी नृत्य करने लगती है। सुचेन अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है, उस डिस्ट्रक्शन के सामने बेहद छोटा दिखता हुआ। उसी समय वह मॉन्स्टर और भी उग्र ऑनरा से चमकने लगता है और उसके स्टैट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। वह उसे एक आखिरी चांस देता है कि या तो वह यहीं रुक जाए या फिर पूरी तरह क्रश्ड हो जाए। विशाल रॉक्स जमीन से उखड़कर हवा में उठने लगती है, जो मॉन्स्टर के पीछे मंडरा रही है। वह एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह प्रतीत होता है, जो किसी छोटे से इंसेक्ट को मिटाने की तैयारी कर रहा हो। सूचन की आईज तीव्र पीली लाइट से चमक उठती है और उसकी त्वचा पर इलेक्ट्रिसिटी नृत्य करने लगती है। वह उसी क्षण अपना अंतिम डिसीजन ले लेता है। वह उसे मारने का फैसला करता है। वह आगे की ओर झपटता है, लाइटनिंग फ्लैश बनकर लाल हवा को चीरता हुआ। मॉन्स्टर उसके प्रयास को रिडिकुलस बताता है और अंधेरी एनर्जी तथा हवा में तैरती रॉक्स बाराज को नियंत्रित करते हुए उन्हें सीधे उसकी ओर भेज देता है ताकि उसे कुचल सके। पूरा एरिया उस कलीशन से भर जाता है, लेकिन सूचन एक पल के लिए भी नहीं घबराता। वह लाइटनिंग स्ट्रीक में बदल जाता है और उन तैरती रॉक्स को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हुए सीधे आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर फिर से अटैक करने की तैयारी करता है। उसकी विशाल स्वॉर्ड ऊपर उठी हुई है। सूचन अपनी नजर टारगेट पर टिकाए रखता है, हर एक मूवमेंट का एनालिसिस करता हुआ। वह लड़ाई की शुरुआत से ही उसे ध्यान से देख रहा था। वह पहले ही उस मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न को समझ चुका है। उसने हर मूवमेंट को एक एक पल में माप लिया है। हर वार से पहले मॉन्स्टर के पास लगभग 4.1 सेकंड्स का प्रिपरेशन टाइम होता है। वह स्वॉर्ड ट्रेजेक्टरी का सटीक प्रेडिक्शन लगा लेता है और बाल बाल बचते हुए उससे हट जाता है। वह विशाल वेपन पूरी तरह चूक जाता है और उसके पीछे जमीन पर जोर से टकराता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने एक और वीकनेस देख ली है। हर वार के बाद लगभग 2.1 सेकंड्स रिकवरी डिले होती है। बस यही वह मौका है जिसकी उसे जरूरत थी। उस पल में परगेटरी मॉन्स्टर पूरी तरह वल्नरेबल हो जाता है। सुचेन आगे झुकता है। उसकी हथेली में इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा होने लगती है, एक अंतिम और डेस्परेट स्ट्राइक के लिए। वह अपनी लाइटनिंग ब्लेड छोड़ता है, एक फोकस्ड एनर्जी ब्लास्ट जो सीधे मॉन्स्टर के हार्ट की ओर पड़ता है। वह जानता है कि एक डी रैंक वाला एस रैंक को नहीं मार सकता, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। अटैक सटीक लगता है और मॉन्स्टर के ऊपर एक पैरालाइसिस इफेक्ट का नोटिफिकेशन चमक उठता है। ये पूरी पावर से किया गया प्रहार उसे कुछ कीमती सेकंड्स के लिए रोकने के लिए पर्याप्त है। सूचन तुरंत अपनी सर्वोच्च स्पीड एबिलिटी को सक्रिय करता है, लाइटनिंग गॉड। ये उसके पूरे बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी से भर देता है और उसकी स्पीड 10 गुना बढ़ा देता है। ये कुछ सेकंड्स पैरालाइसिस ही उसका एकमात्र मौका है बच निकलने का। वह शुद्ध लाइटनिंग फ्लैश बनकर लालसी के ऊपर तेजी से दौड़ता है। पूरे बैटल के दौरान वह इस जगह को ध्यान से देख रहा था। वह सीधे उस एकमात्र लाइट सोर्स की ओर बढ़ता है जो इस अंधेरे डायमेंशन में दिखाई दे रहा है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी फिंगर्स उस चमकते हुए एग्जिट पोर्टल को छूने ही वाली होती है। यही वह क्षण है। वह आखिरकार यहाँ से निकलने वाला है। लेकिन जैसे ही वह उस पोर्टल को पार करने वाला होता है, वह लाइट अचानक गायब हो जाता है। वह हवा में ही ठहर जाता है। उसके चेहरे पर गहरा शॉक छा जाता है। मॉन्स्टर उसके पीछे फिर से रिअपियर होता है। बैंगनी एनर्जी फिर से भड़क उठती है। वह बताता है कि वह एग्जिट केवल एक इल्यूजन था जो उसने खुद बनाया था। वह भयानक फिगर फिर से उसके ऊपर मंडराती है। उसकी आईज में अब एक नई इंटरेस्ट चमक रही है। वह इस बात से इम्प्रेसिड कि सुचन ने इतनी जल्दी उसके अटैक्स की वीकनेसेस को पहचान लिया। परगटोरी मॉन्स्टर ऊंचा खड़ा है। उसका पूरा बॉडी बैंगनी स्पिरिचुअल फ्लेम से घिरा हुआ है।
फिर वह सुचेन की ओर देखता है और स्वीकार करता है कि वही वह व्यक्ति है जो आखिरकार इस वॉइड में होप ला सकता है। उस डीमन की वॉयस पूरे खाली स्पेस में गूंजती है, बार बार यह कहते हुए कि सुचेन वही होप है जिसका वह इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सुचेन उसकी ओर घूरता है, उसके माथे पर ठंडा स्वेट उभर आता है। वह इस राक्षसी फॉर्म को पहचानता है। पर्गेटोरी मॉन्स्टर का यह फॉर्म बिल्कुल उन फॉर्म्स में से एक जैसा है जिन्हें डीमन किंग लानू कभी धारण करता था। सुनहरी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लोजन का एक तेज फ्लैश उसके मन में चमक उठता है, किसी दूसरे इरा की टूटी हुई मेमोरी की तरह। उसे अपने पिछले लाइफ की अंतिम बैटल याद आती है, जब उसका सामना एक भयावह क्रीचर से हुआ था जिसकी आईज लाल चमक रही थी और जिसका बॉडी जमी हुई आइसी आर्मर से ढका था। उस वॉर के दौरान वह एनिमी बिना किसी कठिनाई के कई हाई लेवल क्लासेस के बीच बदलता रहता था, जिनमें एक विशाल सफेद आइस ड्रैगन भी शामिल था जिसने पूरे स्काई को ढक लिया था। फिर उसकी मेमोरी में एक और फॉर्म उभरता है, एक विशाल गोले मॉन्स्टर जो आग और स्मोक से घिरा हुआ था और अपने आसपास की हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। उसे एक और भयानक हरे रंग की एंटिटी याद आती है जो मुड़ी हुई वाइन्स और जहरीली एनर्जी से बनी थी और जिसने पूरे बैटलफील्ड की लाइफ फोर्स को जकड़ लिया था। इन सब के सेंटर में एक परम पावर वाला एक्सिस्टेंस था जो इतनी तेज चमक रहा था कि पूरी दुनिया मानो शुद्ध एनर्जी में खुलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसे वे सभी फॉर्म्स पूरी स्पष्टता और दर्द के साथ याद है। वे डिस्ट्रक्शन की पराकाष्ठा थे। अब वही पर्गेटोरी मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा है। उसकी कंकाल जैसी आर्मर और सींगों वाला हेलमेट बिल्कुल वही ऑरा बिखेर रहा है जो लानू के ट्रांसफॉर्मेशंस में थी। ये सिमिलैरिटी इतनी